So today we are starting with chapter number 6 that is known as thermodynamics और thermodynamics में सर क्या करने वाले हैं? Flow of heat. हाँ जी, flow of heat. Thermo means ऊष्मा और dynamics means गति की, ऊष्मा की गति यानी कि flow of heat. The branch of chemistry which deals with the flow of heat is known as आज मुझे पानी को ठंडे से क्या करना है? गर्म करना है और इस काम के लिए मुझे क्या चाहिए? हीट यानी कि एनर्जी चाहिए. ठीक है ना? तो ये बातें पता होना चाहिए. द मेन पॉइंट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स. पहले हम कर रहे हैं मेन कंसेप्ट या मेन पॉइंट्स. उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है? सिस्टम. ठीक है जी. सिस्टम क्या चीज होती है? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज सिलेक्टेड फॉर द थर्मोडायनामिक स्टडी इज नोन एज सिस्टम. अब तू कहते हैं जी पानी कितने पे उबलता है? बता दोगे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 पे उबलता है ना, 373 पे. लेकिन मैंने पूछ लिया अल्कोहल कितने पे उबलती है, तो फिर बोलती बंद हो जाएगी. तो चलो आपको मैंने एथेनॉल दे दी. क्या दे दी? और प्रैक्टिकल में काम दे दिया. जाओ पता करके आओ कितने पे उबलती है. तुम भागे जाओगे, बीकर में अल्कोहल डालोगे, थर्मामीटर लगाओगे, बर्नर लगाओगे, उसे बॉईल करना शुरू कर दोगे. और जैसे ही बॉईल होएगी बता देता हूँ कितने पे होती है. 351.2 केल्विन. 351.2 केल्विन पे होती है. हमें नहीं चाहिए. ठीक है, पर मुझे पता था कि सर मैंने बॉईल करी तो सर आंसर ये आया है ना. पर प्रैक्टिकल किया, क्या सिलेक्ट किया प्रैक्टिकल के लिए आपने? एथेनॉल. एथेनॉल इज सिस्टम. हो सकता है कल हम रिएक्शन भी सिलेक्ट कर लेते कि इसके बारे में पता करो. आइदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट के बेस पे रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं? आइदर एंडोथर्मिक और ये एक्सोथर्मिक है. फिर उसके बाद में सराउंडिंग्स. सिस्टम को छोड़ करके ब्रह्मांड का बचा हुआ बाकी पार्ट वो क्या होता है? वो सराउंडिंग होता है. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम एक्सेप्ट remaining part of the universe except system is known as surrounding. अब बीकर तो यहाँ पड़ा है ना. यहाँ बीकर पड़ा है स्टैंड के ऊपर लगा हुआ. तो ये कमरे का जो एनवायरनमेंट है, कमरे के बाहर का एनवायरनमेंट है, जो कमरे के ऊपर का एनवायरनमेंट है, वो सारा किस में आएगा? सराउंडिंग्स में आएगा. और थर्ड नंबर पे आता है बाउंड्री. बाउंड्री क्या चीज है? बाउंड्री बताइए जी. अल्कोहल हवा में लटक रहा है. कहाँ पे अल्कोहल? बीकर के अंदर है. तो बीकर बताइए क्या कर रहा है? बीकर सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहा है. और जो चीज एक दूसरे को अलग करती है वो क्या होती है? जो लाइन भारत को पाकिस्तान से अलग कर रही है दैट इज बाउंड्री लाइन, बॉर्डर लाइन है ना. तो द हाँ जी, आप ये बात बोलोगे जो चीज सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करेगी दैट इज बाउंड्री. ठीक है जी. द थिंग विच इज सेपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कंसीडर्ड एज. कितनी बातें हो गई? 3. तो सिस्टम का मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि आइदर आई कैन टेक एनी रिएक्शन और आइदर आई कैन टेक एनी केमिकल प्रोसेस और मे बी एनी फिजिकल प्रोसेस. मैं दोनों ले सकता हूं. अब स्टार्ट होता है जी चैप्टर. ध्यान से देखेंगे. एंड द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सिस्टम. जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सिस्टम. सिस्टम के अंदर जो पहला टाइप है वो आता है जी आपके पास में ओपन सिस्टम. नाम से नहीं पता लग रहा, खुले दिल वाला सिस्टम है ना. तो खुले दिल वाले सिस्टम के लिए खुले कप में रखी हुई चाय. लो जी, ये रहा मेरे पास में एक कप और इस कप में पड़ी है गर्म चाय. कैसे दिखाऊं कि ये गर्म है? जल्दी बोलो. ऊपर ये ऐसे बना दो ना. देख रहा है? कप खुला है, चाय ठंडी हो जाएगी. बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि बताने वाली बात ही नहीं है कुछ भी. अब जो ये चाय है ये ठंडी हो रही है, मतलब ये अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी का ट्रांसमिशन करेगी. और ऊपर से वेपर्स भी निकल के जा रहे हैं. देखा कभी ढक्कन लगाने के बाद नीचे क्या करते हैं? तो इसका मतलब मास का भी क्या कर रही है? हाँ जी, ट्रांसफर या एक्सचेंज कर रही है. द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मास फ्रॉम इट्स सराउंडिंग आर नोन एज ओपन सिस्टम. लाइक हाँ जी, खुले कप में रखी चाय, गरम चाय है ना. द हॉट टी कैप्ड इन एन ओपन कप. ए ओपन कप है ना, ये जो भी. सेकंड नंबर पे क्लोज्ड सिस्टम. कौन सा सिस्टम? क्लोज्ड सिस्टम. ढक दें चाय को. जल्दी बोलो. जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. लो जी, चाय ढक दी. क्या अब ये ठंडी होएगी? ऐसा तो नहीं कि ठंडी नहीं आएगी. किसी के दिल में ये आ रहा नहीं अब कैसे ठंडी आएगी. हाँ, अगर नहीं आएगी तो समझ लेना घर में कोई गड़बड़ है ना. भूतनी है कोई. हाँ
जैसे ही आपने इसको ढका, एनर्जी कहां से निकल गई? जल्दी बोलो, साइडों से, बाउंड्री से निकल गई। चाय तो ठंडी होगी, इट विल टेक टाइम, पर मैंने टाइम नहीं पूछा था, मैंने पूछा चाय ठंडी होगी। अब कौन जा रहा है? एनर्जी जा रही है क्या? जल्दी बोलो। मास जा रहा है। क्यों? कप के ऊपर आपने, हाँ जी, कवर कर दिया। कवर करने के बाद नीचे क्या आ जाएंगी? ड्रॉप्स। The system which can exchange only energy but cannot exchange mass with its surrounding is known as closed system. थर्ड होएगा obviously isolated. आइसोलेट कर दिया हो जिस बच्चे को, है ना, कमरे में जाके बस पढ़ता रहे, बुआ आई, मामा आया, चाचा आया, ना किसी से मिलना, नहीं दोस्त आया, नहीं मिलना। आइसोलेटेड सिस्टम which cannot exchange even energy or even mass. इसका मतलब क्या है? चाय ठंडी नहीं होती की गल है, पता नहीं की गल है। एग्जाम्पल थर्मस फ्लास्क देखा हुआ है, क्या चाय ठंडी हो जाती है? हो जाती है, लेकिन बहुत देर के बाद, है ना। मैं दिल्ली जाता हूँ कार पे तो अपने लिए थर्मस फ्लास्क में लेके जाता हूँ, तो यहाँ देखता हूँ क्या गर्म चाय है, और दिल्ली में खोल के देखता हूँ वाह क्या गर्म चाय है ना। पर ये तो नहीं है एक साल बाद कहूँ वाह क्या गर्म चाय है। जल्दी बोलो, ऐसा तो नहीं होगा, ये दिमाग की बात नहीं है। इसका मतलब आप हमेशा के लिए सोच लो मुझे आइसोलेटेड सिस्टम चाहिए, तो नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आइसोलेटेड सिस्टम्स आर आइडियल। क्या होते हैं ये? आइडियल। और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जरूर बताया होगा कि आइडियल सिस्टम सिर्फ बातों के लिए होता है, कोई भी सिस्टम कंप्लीटली आइडियल नहीं होता। तो ये आइडियल सिस्टम है, या आगे कोई भी आइडियल प्रोसेस आएगा तो वो सिर्फ सोचने के लिए होता है। मुझे प्रैक्टिकल करवाना है, मुझे थोड़ी देर टेम्परेचर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो थर्मस मेरे काम आ जाएगा, क्योंकि वो जल्दी से एक्सचेंज नहीं करता, पर करता तो है। कभी तो पानी थोड़ी घंटों बाद या थोड़ी देर बाद ठंडा तो होगा ही होगा। उनके अंदर बेटे थर्मोकोट होते हैं, दिखाऊंगा अभी, बताऊंगा क्या होते हैं, आएगी तेरे पास मिल्टन की बोतल आएगी। उसके बाद में होता है होमोजेनस। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसको पता होना चाहिए क्या होता है सर, हमें पता नहीं। होमोजेनस सिस्टम, द सिस्टम, नाम सुना हुआ है होमोजेनस को? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था होमोजेनस। द सिस्टम इन विच फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन इज सिमिलर इन ऑल द पार्ट्स इज नोन एज। पानी में नमक डाल के दूंगा, बता दोगे कि पानी में नमक डाला हुआ है? नो सर, है ना। और हेट्रोजेनस का मतलब द सिस्टम इन विच फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन, है ना, इज नॉट सिमिलर इन ऑल द पार्ट्स। पानी में तेल डाल के दे दूंगा, बता दोगे? बता ही दोगे। पानी में तेल तो दिख ही जाएगा, सर ये तैर रहा, क्या बातें कर रहे हो आप। घी भी डाल के दे दूंगा, पी जाएगी पानी में घी डाल के, दूर से दिख जाएगा, सर ये तो गंदा गंदा सा है ना। तो इसका मतलब हेट्रोजीनस। होमोजीनस में हर चीज कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, हर पार्ट में फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन सेम हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया? ये थे जी मेरे पास में सिस्टम के 5 पार्ट। ओपन सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मास, यही याद करो, घर ले जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लोज सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट कैन नॉट एक्सचेंज मास विद सराउंडिंग्स। हाँ जी, द सिस्टम which cannot exchange energy as well as mass is known as ideal। हाँ, ये आइडियल सिस्टम है जो जनरली पॉसिबल नहीं, हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है, थोड़ी देर के लिए है। और लास्ट होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, कुछ नहीं इसमें बताना। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपके पास में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। हाँ जी, हाँ बिल्कुल पढ़ा हुआ, जरूर कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। इसके बाद में आता है जी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। फर्स्ट नंबर पे आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव को मैं जानकर के एक नाम और देता हूं, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब हिंदी में होता है मात्रात्मक गुण। मात्रात्मक मतलब मात्रा पे डिपेंड करने वाले, और मात्रा हर बच्चे को पता है, अमाउंट। दोज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड अपॉन, और एक एक वर्ड मैं लिख देता हूं, विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी, जो किस पे डिपेंड है? क्वांटिटी पे। जैसे कि वॉल्यूम, मैं 1 गिलास दूध पी सकती हूँ, और कल को पागल हो जाए मैं 1 ड्रम पी सकती हूँ, है ना, पी जाएगी 1 ड्रम, फट जाएगी, है ना। क्योंकि जब आपने वॉल्यूम को, क्वांटिटी को इंक्रीज किया, तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल। दूध की क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। मास, जल्दी बोलिए शाबाश।
एक थैली कनक और एक बोरी कनक, कौन सी उठा लोगे? एक थैली। बोरी के नीचे तो दबी हुई होगी मजबूरी है ना, फिर निकालनी भी पड़ेगी। तो क्लियर कट बात है, मास हो गया सेकंड नंबर पे। इज इट क्लियर? मास भी क्वांटिटेटिव है क्योंकि क्वांटिटी के इंक्रीज होने पे बढ़ जाती है। फिर वर्ड आएगा एंथैल्पी। एंथैल्पी एनर्जी से रिलेटेड है, आगे पढ़ाऊंगा। एंट्रोपी ये पढ़ा देता हूं। एंट्रोपी होती है डिसऑर्डरनेस, हिंदी में अव्यवस्था। क्लास में अव्यवस्था कब ज्यादा होती है? जब बच्चे कम हो गए ज्यादा हो। हाँ, इसे एंट्रोपी बोलते हैं। और एंट्रोपी इसी से समझ आती है, मोर द स्टूडेंट्स मोर विल बी द एंट्रोपी, है ना, खोपड़ी वाली बात। तो एंट्रोपी आगे पढ़ाऊंगा डिटेल। इसके अलावा जो जो प्रॉपर्टीज आपके पास इन्होंने दी हुई है, दीज आर अमाउंट ऑफ हीट एंड हीट कैपेसिटी। मास हो गया, एंथैल्पी हो गई, अमाउंट ऑफ हीट। अगर कोई चीज कम है तो उसकी हीट की अमाउंट कम होगी। इसी को ही आप लोग आगे हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। इसके लिए छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूं, ठीक है जी। ये लो हीट कैपेसिटी, ये सारी बातें एक ही है। प्रैक्टिकल छोटा सा है कि मैंने एक क्या करा, एक फनल ले ली और उसके बाद यहां एक बीकर ले लिया और अंदर मैंने एक 10 ग्राम की गेंद ले ली। इस 10 ग्राम की मेटल की बॉल को मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया और इसके चारों तरफ बर्फ भर दी। ऑब्वियस बात है, गर्म जो मेटल बॉल है वो क्या करेगी, आइस को मेल्ट करेगी और नीचे जो है वो पानी ज्यादा, सॉरी पानी इकट्ठा होगा। सॉरी, सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैंने 10 ग्राम की बॉल को 30 ग्राम की बॉल में कन्वर्ट कर दिया। ये सर नो, अभी भी गर्म कितना किया है? 50 डिग्री किया है। अब आप बताइए, पानी बराबर कलेक्ट होगा, कम कलेक्ट होगा कि ज्यादा कलेक्ट होगा? जवाब है ज्यादा कलेक्ट होगा। जो चीज जितनी बड़ी होगी उसकी अमाउंट ऑफ हीट या हीट कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एग्जाम्पल, एक गर्म चीज, हाँ जी, गर्म बर्तन, छोटा बर्तन, दूध निकलने वाला था, मम्मी भागी भागी गई, गैस बंद करने की बजाय मम्मी ने सोचा उठा के फटाक से रख दूं, है ना। छोटे बर्तन की बात कर रहा हूं, रख देगी कि नहीं रख देगी? हाँ, क्योंकि छोटे बर्तन में अमाउंट ऑफ हीट कम होती है। और यही बड़ी कढ़ाई अगर वहां पड़ी होती और उसे उठाने लगते, ये सर नो, पता लगता हाथ वहीं चिपक गए, ये सर नो। क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट होगी या क्वांटिटी होगी उतना हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। तो बड़ी बॉल के अंदर मास ज्यादा था, अमाउंट ज्यादा थी, इसीलिए उसकी हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होती है और वो ज्यादा बर्फ को मेल्ट करेगी। हालांकि तू भी 50 डिग्री पे था और मैं भी 50 डिग्री पे था। तो छोटी बॉल की कंपैरेटिवली बड़ी बॉल ज्यादा आइस को मेल्ट करती है। ठीक है जी, ये प्रैक्टिकल हम लोगों ने 9-10 में पढ़ा हुआ। तो दिस इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन क्वांटिटी। दूसरे नंबर पे क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब आप बताओगे, श्रेया बता सकती है, अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, तो इंटेंसिव का मतलब क्या होगा? विच, हाँ बिल्कुल, खुद दिमाग चलना चाहिए। विच डू नॉट डिपेंड अपॉन, बिल्कुल ये डिपेंड नहीं करेगी किसके ऊपर? क्वांटिटी। थैंक यू जी, थैंक यू, वेरी गुड। अब कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं मैं। कौन बताएगा? विशाल बताएगा। एक गिलास पानी और एक ड्रम पानी, कौन सा पानी कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा? गिलास वाला। और आंसर है दोनों बराबर बॉईल होंगे। देखा, ये था जी दाखड़ पॉइंट। मैंने गिलास के अंदर पानी भर के उसको गर्म किया, मैंने पूछा किस टेम्परेचर पे गर्म होएगा, तो वो कहता सर जब आपका, हाँ जी, 373 केल्विन होएगा तब मैं बॉईल होऊंगा। ड्रम में भर के पूछा कि तू कितने टेम्परेचर पे बॉईल होएगा, जवाब फिर से यही आया, सर मैं तो 370। मैंने ये तो नहीं कहा था कि कम टाइम पे या ज्यादा टाइम पे, मैंने टेम्परेचर पूछा था। दोनों इक्वल टेम्परेचर पे बॉईल होएंगे, तू भी 373 पे और मैं भी 370। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट अमाउंट पे डिपेंड नहीं होगा। आखिर बात थी ये। तो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें आपने सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को पढ़ा। क्या विस्कोसिटी पढ़ा है? एक चम्मच शहद ज्यादा गाढ़ा या एक गिलास शहद ज्यादा गाढ़ा? एक चम्मच शहद, दोनों बराबर गाढ़े, क्योंकि शहद तो शहद ही होता है ना। ये थोड़ी ना चम्मच में मैं ज्यादा गाढ़ा हो जाऊंगा, है? जल्दी वाली शाबाश।
वैसे जनरली बच्चे एक गिलास बोलते हैं, क्योंकि गिलास में अमाउंट ज्यादा लग रही होती है ना, इसलिए कोई बात नहीं, चलो। पर विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी। सरफेस टेंशन किसकी ज्यादा होगी, एक गिलास की या एक ड्रम की? सेम होगी। सरफेस टेंशन सरफेस पे बैठे हुए मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। जब तेरे पास भी मॉलिक्यूल पानी है और मेरे पास भी पानी है, तो उनकी टेंशन क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे विस्कोसिटी, जो मैंने कल पढ़ाया था, विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन। पानी ज्यादा विस्कस या शहद ज्यादा विस्कस? शहद। तो कल पढ़ा दिया ना, इसलिए। उसके बाद में सरफेस टेंशन, और बताऊं डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, एक ड्रम पेट्रोल की या एक टैंकर पेट्रोल की? कमाल ही करते हैं यार, टैंकर में ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा क्या? ठीक है जी। तो डेंसिटी भी इसके अंदर आ जाएगा, प्रेशर भी इसके अंदर आ जाएगा, और टेम्परेचर भी इसके अंदर आ जाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर भी बदलते नहीं है। चाहे एक ड्रम पानी ले लो और चाहे एक गिलास पानी ले लो, बाहर जाके देखना, दोनों कर देना, टेम्परेचर दोनों का क्या रहेगा? थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं स्टेट फंक्शंस। ठीक है जी। थर्ड मेरे पास में है स्टेट फंक्शन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बिल्कुल न्यू टॉपिक है, समझ आना चाहिए। State functions are those property of the system which do not depend upon the path but depend upon the initial and final conditions. जिनके आगे डेल्टा लगेगा। शुरू में प्रैक्टिकल किया, मेरा टेम्परेचर T1 था, खत्म किया तो मेरा टेम्परेचर T2। व्हाट इज द डिफरेंस? T2 माइनस T1, और आगे क्या लग जाएगा? डेल्टा। ये वो फंक्शंस हैं जिनके आगे डेल्टा लगेगा, और डेल्टा दिखाता है डिफरेंस को। किसको? है ना, फाइनल टेम्परेचर T2, इनिशियल। Those property of the system which do not depend upon the path, इनको path से कोई मतलब नहीं। तो रिएक्शन कौन से मेथड से कराना है, कोई मतलब नहीं है। इनको तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि इनिशियल क्या था और फाइनल क्या था, बस। और ये 8 है टोटल। स्टेट फंक्शंस कितने हैं? 8। मिलवाता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझा दूँ। दिल्ली जा रहे हो बस में, हाँ, ड्राइवर पूछो कहाँ से लेके जा रहा है, मार्केट से या और से है? कल को कहते हैं मार्केट से, पीछे पड़ जाओगे, क्यों और से क्यों नहीं ले जा रहा है, इधर से छोटा पड़ेगा। तो क्लियर कट बात है, हमें किस बात से मतलब है कि मैं बैठा कहाँ हूँ? इनिशियल स्टेज गंगानगर, फाइनल स्टेज दिल्ली, एंड आई डोंट केयर अबाउट द रूट और पाथ कि किधर से ले जा रहा है, वाया हांसी के वाया रेवाड़ी है ना, कि वाया गज्जर है ना। तो इसीलिए तो ये वो प्रॉपर्टीज है। टोटल 8 होती हैं, बता दूं। डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा एन। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन हाँ, चेंज इन मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ चलेगी। विस्कोसिटी में तो एन की टांग लंबी थी, एन की टांग लंबी कर दी हमने, ईटा था वो, ये एन है, नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद में डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज, यहाँ पे एनर्जी भी आती है, इंटरनल एनर्जी, हाँ जी, इंटरनल एनर्जी चेंज। और उसके बाद में एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी 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 डिसऑर्डरनेस, और लास्ट गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डरने की जरूरत नहीं है, नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर के खत्म होने तक तू सबसे मिल चुकी होगी और तेरे को सब अच्छी तरह जानते होंगे और तू सबको अच्छी तरह जानती होगी। डोंट वरी, क्योंकि जब मैं पढ़ाई नहीं रहा तो फिर क्यों मैं डिटेल बताऊंगा ना, जब आगे समझाऊंगा तो मुझे टाइम खराब करना है ना वहां पे। तो दीज आर द 8 प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, मोल्स ऑफ, हाँ नंबर ऑफ मोल्स चेंज है ना, और लास्ट एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, एंट्रोपी चेंज, और गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ज्यादा समझ में आ गया? यस पक्का। तो इनके लिए ये चलेगा T2 माइनस T1, P2 माइनस P1, हाँ जी। उसके बाद में V2 माइनस V1। फिलहाल आप 4 लोगों को अच्छी तरह जानते हो, PV इज इक्वल टू NRT, है ना। उस वाले बंदे 4 उसमें से बैठे, R को छोड़ के, R तो आ भी नहीं सकता था क्योंकि R तो क्या है? कांस्टेंट है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर मिला था, वॉल्यूम मिला था, मोल्स मिले तो टेम्परेचर। ये चारों इस चैप्टर की खबर है, ये चारों एनर्जी के लिए जुड़े हुए हैं। एनर्जी एनर्जी एनर्जी, ये अलग है थोड़ा सा। चलिए जी, अब इसके बाद में आता है जी टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब आएगा कि मजा, लो जी, टाइप ऑफ
थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो कौन कौन से प्रोसेस मुझे पढ़ाने हैं, जिनको ये समझ नहीं आए उनका थर्मोडायनामिक्स कमजोर रह जाएगा। थर्मोडायनामिक प्रोसेस मैं नाम से बताऊंगा, आपने समझ आ जाएंगे नाम से। पहले नंबर पे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल नाम से समझ आ गया कि मैं बताऊं? हाँ जी तरुण या योगेश? तरुण, आइसोथर्मल नाम से क्या पता लगा? हाँ ये कह रहे हैं सर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जितना T1 है उतना ही रिएक्शन शुरू कितने पे करी? 300 कैलोरी। खत्म कितने पे करी? 300 माइनस 300। तो पहला क्वेश्चन व्हाट आर आइसोथर्मल, वो तो आपको क्या दिख रहा था, दोज प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन सेम। और दूसरा क्वेश्चन इनमें जीरो क्या हो जाता है, तो क्या लिख के आओगे? लेकिन अब मुझे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, मुझे चेंज नहीं करना। तो क्या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा? अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना तो क्या होगा? हाँ जी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, बदलना नहीं है। क्या ये हीट एक्सचेंज करेंगे? कैसे? हाँ जी क्यों रखेंगे? बात तो क्यों की चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बच्चे जनरली मन में सोच रहे थे नहीं, है ना? बिल्कुल सही बात है। केमिस्ट्री में दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक एंडो और एक। अब आपको सर ने बीकर पे स्टैंड पे, हाँ जी चलो एक प्रैक्टिकल बीकर में छोड़ के चले गए रिएक्शन, और उसके अंदर थर्मामीटर लगा के चले गए। सर को जाना था, तुम लैब में थे, तुम्हें बता के चले गए टेम्परेचर चल रहा है 30 डिग्री और ये 30 ही रहना चाहिए। और गड़बड़ क्या हो गई, इसके अंदर जो रिएक्शन चल रही थी A प्लस में B इज इक्वल टू C। गड़बड़ ये हो गई कि वो निकली एक्सोथर्मिक। क्या होगा ये एक्सोथर्मिक में? हाँ हीट रिलीज होगी। थोड़ी देर बाद 30 का कितना हो गया? 40। कोई बात नहीं 40 तो हुआ ना, लेकिन फिर 40 का 50 है ना। आंखें बड़ी होनी शुरू हुई, भाई ये क्या हो रहा है? फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद भाई ये फट ना जाए, सर ने कहा था है ना, डर लगना शुरू हो गया। अब भागोगे, भाई सर ने कहा था 30 रखना, ये 80 बोल दिया मजाक मजाक में ना। अब क्या करोगे? इसको कम करोगे, ठंडा करोगे। क्या लाऊं? आइस लाओ। कहां पड़ी आइस? फ्रिज में। फ्रिज कहां पड़ा है? फ्रिज कहां पड़ा है? सराउंडिंग में। कहां पड़ा है? हाँ तो इसका मतलब तुम भागे भागे जाओगे, एक बात लाओगे, वाटर बाथ सुना होगा, और उस वाटर बाथ में लाकर के आइस रख दोगे। यस और नो? और बर्फ अवेलेबल कहां से हुई? सराउंडिंग में से। मतलब तुम्हें सराउंडिंग की हेल्प चाहिए थी। अगर नहीं कह देते लड़ाई कर देते ना, और जुटे बाढ़ लेते एक दूसरे के, लड़ाई होने के बाद कोई चीज का एक्सचेंज होता है? सहेली से लड़ाई होगी, जुंडे फाड़ लिए, अब क्या होगा? जब भाग जाते को कोई चुगली नहीं बताऊंगी, कोई किसी की बात नहीं बताऊंगी। नो एक्सचेंज ऑफ चुगलीज। यस और नो? मतलब कोई बात का एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो हो रहा है। तो जब तक तुझे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज होना चाहिए। फिर से देखो नहीं बोल रहे हो। If you want to constant the temperature of a particular experiment, you must exchange between surrounding and system. Heat का exchange होगा ही होगा। पर बाई चांस ये निकल जाती एंडो, तो क्या होता? 30 से 20, 20 से और 0 पे जमना शुरू हो जाएगी। भाई ये तो जमने लग गई है ना। अब क्या करोगे? अब आग लाओगे, आग लाओ, आग लाओ, आग लाओ, है ना। और आग कहाँ मिल रही है? लोडी खत्म हुई अपनी। हाँ तो लोडी का बटन जला लो फिर जल्दी से। अब इसके नीचे बर्नर लगाओगे, तो बर्नर कहां से मिला? सराउंडिंग में से। मतलब तुम्हें हेल्प चाहिए। तो रिएक्शन आइदर एंडो होगी या एक्सो होगी, क्योंकि इसके अलावा मैंने आज तक कोई रिएक्शन ऐसी नहीं सुनी थी जिसमें हीट एक्सचेंज ना होता हो। सच बात है ये। कोई भी दो चीजों को मिलाते हो तो हीट का एक्सचेंज होगा ही होगा। हमारे यहाँ कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जो ना तो हाँ जी एंडो हो और ना ही एक्सो। दूसरे नंबर में बड़ा सिस्टम सिंपल सा है, आइसोबारिक सिस्टम। क्या समझ आ रहा है? जल्दी बोलिए। हाँ
बार में क्या लिया था आप लोगों ने? प्रेशर लिया था। वेरी गुड। और आइसो बारिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा, शुरू में P1, लास्ट में भी P1, P1 माइनस P1, तो मेरा बच्चा क्या लिख जाएगा? और P को कांस्टेंट रखने के लिए पता है किस में चेंज करना पड़ेगा? वॉल्यूम में। देयर मस्ट बी चेंज इन वॉल्यूम। कल को तू कहने ना मैं तो वॉल्यूम भी नहीं बदलूंगी और ना मैं तो प्रेशर भी नहीं बदलूंगी, तो किस बात में धमाका होने वाला है? वॉल्यूम को जब तक नहीं बदलोगे तब तक प्रेशर को कांस्टेंट नहीं कर सकते। थर्ड प्रोसेस मेरे पास में आता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक याद कीजिए, आइसोकोर्स आप लोगों ने बनाए थे। द ग्राफ विच आर प्लॉटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम आर नोन एज आइसोकोर। पिछले चैप्टर की बात है। जो ग्राफ कांस्टेंट वॉल्यूम में बनते हैं उन्हें आइसोकोर बोलते हैं। आइसोथर्मल ग्राफ भी बनाए थे, आइसोथर्म, आइसोबार भी बनाए थे, और आइसोकोर। आइसोकोर से क्या बन गया? तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? शुरू में वॉल्यूम V1, लास्ट में भी V1 माइनस V1। और V को कांस्टेंट रखने के लिए देयर मस्ट बी चेंज इन, हाँ जी बोलो बोलो, प्रेशर। पता है क्या आपको ये बात? प्रेशर में चेंज होना जरूरी है। कुकर में खाना बनता है, कुकर में वॉल्यूम ज्यादा कम होता रहता है? नो सर। ये किसने कहा कुकर बड़ा छोटा होता रहता है? जब हम कुकर को गर्म करने लगते हैं तो हमारा कुकर बड़ा हो जाता है, बाद में वो ठंडा होकर छोटा हो जाता है। ऐसा किसके घर में होता है भाई? कुकर में वॉल्यूम क्या रहता है? सेम रहता है। कुकर 2 लीटर का है तो 2 ही रहेगा, और 4 लीटर का है। लेकिन जब आप नीचे अंदर से गर्म करें तो क्या प्रेशर बढ़ रहा है अंदर से? और विसल होने के बाद प्रेशर रिलीज हो जाता है। क्या प्रेशर में चेंज कर रहे हो? जब आपने गर्म किया तो प्रेशर में रिलीज हो जाता है। और जब बाई चांस सीटी नहीं बज रही तो है ना, तो अब सूत्री बम फटेगा। क्यों फटेगा? क्योंकि प्रेशर भी नहीं बदल रहा, वॉल्यूम भी नहीं बदल रहा, इसका मतलब प्रेशर अंदर बढ़ रहा है। तो ये बात आपको बताना चाहिए। फोर्थ प्रोसेस सबसे शानदार है, एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा? ADIABATIC। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से होते हैं? जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के जुंडे बांट लेता है। जुंडे बांट लिए तो अब क्या होगा? जा भाग जा, मैं कुछ नहीं दूंगा तेरे को, भाग जाए ऐसे ना। कोई चीज, कोई कॉपी, कोई होमवर्क, कोई कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, भाग जाए ऐसे। जब लड़ाई हो गई तो हीट का एक्सचेंज, और हीट को हम क्यू से दिखाते हैं। किससे? तो कल को कोई एडियाबैटिक प्रोसेस में पूछ ले क्या चीज जीरो होगी? क्यू चीज जीरो हो जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? बोलो बोलो फटाफट। और लास्ट एंड फाइनल, इसके बाद नोट कर लेना अगर चाहो, साइक्लिक प्रोसेस। ये लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस है। क्या होते हैं साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस के लिए सुनिए, द प्रोसेस इन विच द सिस्टम अगेन अटेन द इनिशियल स्टेज आफ्टर वेरियस चेंजेस। The system attain the initial stage after various changes। मैं चला था एक रिएक्शन में A से, मैंने बनाया B, फिर मैंने बनाया C, फिर मैंने बनाया D, और मैं वापस कहाँ पहुंच गया? A में पहुंच गया। यस और नो? इसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल चल रहा है ना? दिख रहा है बार बार। क्या चीज जीरो हो जानी चाहिए? दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो, क्या चीज जीरो हो जानी चाहिए? जहां से चला था अगर मैं वहीं पहुंच जाऊं तो क्या चीज जीरो हो जानी चाहिए? थर्मोडायनामिक्स का डिस्टेंस का क्या करना? हाँ, ये फिजिक्स नहीं है। वेरी गुड। वहां तो बोलते थे डिस्टेंस जीरो होगी। सोचो सोचो सोचो। हाँ हाँ बोल, अर्षिता क्या कह गई? बता क्या चीज जीरो हो गई? हाँ बोल बोल बोल, शाबाश, वेरी गुड, सही बता दिया। हीट जीरो हो गई, एनर्जी जीरो हो गई। हीट का मतलब एनर्जी। क्या बात समझ में आ गई? केमिस्ट्री ये कहती है कि साइक्लिक प्रोसेस बड़े शानदार प्रोसेस होते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये आइडियल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। अब मैं मोबाइल, हाँ जी, सुबह ऑन किया 100% बैटरी, शाम तक जाते जाते जीरो, है ना? और चार्ज करने के बाद फिर से खत्म ही नहीं होती, है ना? पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। तो अगर कल को मेरी गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल है ना, और मेरा दोस्त क्या कह रहा है, आजा घुमा के ले आता हूं तेरे को,
और मैं कह तो ना भाई पेट्रोल 20 सेकंड जाके क्या 100 रुपये टप गया कल, है ना, पता होगा गंगानगर सबसे महंगा शहर पेट्रोल के मामले में पूरे देश के अंदर 100+ हो गया कल। पर वो क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, घुमा लाता हूँ लेकिन पेट्रोल में बर्बाद दूंगा। ये सर दो शुरू में 10 लीटर घर पहुंचा, तब भी क्या हुआ 10 लीटर। हाँ जी, क्या हुआ इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं, और तो घूम भी आया। इसका मतलब ये वो प्रोसेस है जो आपको मैक्सिमम वर्क देते हैं। क्या देते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। बड़े आराम से समझा सकता है इस बात को भी। एक सेल वो होता है जो घड़ी में डालता है, अभी है नहीं हमारे पास वो घड़ी, हाँ जी, नहीं तो दिखा देता। बॉल वॉच देखी हुई है, उसमें सेल डलता है, हाँ, खत्म होता है, रिचार्ज होता है, नो सर, फेंक देते हैं, भाग जाए ऐसे, है ना, देखो सामने नाली गया अंदर, है ना। और अगर मेरे मोबाइल वाले बैटरी खत्म हो जाए तो क्या उठा के फेंक देते हो, पापा मैंने फेंक दी बैटरी, 0 हो गई थी, है ना, फिर पता लगा चप्पलें पड़ रही है सब लोग। पर क्या आपने उसको फेंका, क्यों नहीं फेंका? तो घड़ी वाले सेल ने आपको कितना टाइम, कितना काम दिया, कम काम दिया, वो एक बार यूज होके गया। और ये मोबाइल वाला सेल कितने दिन काम कर रहा है, बार बार। मैक्सिमम वर्क वाज गिवन बाय दोज प्रोसेस विच आर साइक्लिक और रिवर्सिबल। एक ही बात है ना, क्योंकि साइक्लिक भी वही होता है और रिवर्सिबल भी वही, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस आइडियल होते हैं। साइक्लिक प्रोसेस किसी ने मुझे समझाने के लिए कहा, तो मैंने कहा सर पेट्रोल बना धुआं और धुआं बना पेट्रोल, पेट्रोल बना धुआं और धुआं बना फिर तो क्या है, 25 पैसे का पेट्रोल डलाएंगे, है ना, और कह देंगे की करा, खत्म ही नहीं होता, है ना, क्योंकि पेट्रोल वापस क्या बन रहा है, धुआं, और धुआं वापस क्या बन रहा है। इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क होता है, क्योंकि उनमें एनर्जी का चेंज 0 होता है। पर हमारे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी प्रोसेस है, और हम इसीलिए तो खत्म होने की साइड जा रहे हैं, एक दिन जरूर खत्म होएगी। तो कल को कोई बात कह दे इंटरनल एनर्जी चेंज, उसको यू से दिखाते हैं, हमारे टाइम में ई से दिखाते थे, तो मुझे कई जगहों पे गलती से ई भी लिखा जा सकता है, पर ये होता है डेल्टा यू। ठीक है जी, कितने प्रोसेस पढ़ाए मैंने आपको, 5। पहला आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, याद रखना चाहिए डेल्टा टी 0। दूसरा आइसोबारिक डेल्टा पी 0, आइसोकोरिक में वॉल्यूम, आइडियाबैटिक में हाँ एक्सचेंज ऑफ हीट 0, और लास्ट साइक्लिक में हाँ इंटरनल एनर्जी 0। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या पता लग रहा है नाम से, those process in which the reaction is going into in one direction and cannot be reversed is known as हाँ जी irreversible process। ये बताने की बात तो नहीं कोई खास, है ना, क्योंकि इन प्रोसेस के अंदर एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी और उनको हम वापस नहीं ला सकते किसी भी कंडीशन में। एग्जाम्पल के लिए मिक्सिंग ऑफ गैसेस, अगर गैसेस मिक्स हो जाए तो उनको वापस अलग करना पॉसिबल है ना। डिसोल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर लिक्विड, 2 सॉल्यूशंस का मिक्स होना, उनको भी अलग करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है जी, उसके अलावा भी मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, और जैसे एग्जांपल आपके पास दे रखे हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड बनने के बाद दोबारा दूध बन जाएगा उसका, तो ऐसे प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। पर फिर रिवर्सिबल क्या होते हैं, जल्दी बोलिए। जैसे पानी प्रोसेस in which initial stage again can be achieved again, जिसमें initial stage को वापस हम अचीव कर सकते हैं, चाहे वो प्रेशर के बेस पे हो, टेम्परेचर के बेस पे हो, चाहे वो वॉल्यूम के, उनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन 2 बातें मैं बच्चों को स्टार्टिंग में बता देता हूँ, जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो सारे के सारे आइडियल प्रोसेस हैं। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो कंप्लीटली रिवर्सिबल हो, जो कंप्लीटली, क्योंकि अगर ऐसा कोई प्रोसेस मुझे मिल गया तो मेरे पास जो एनर्जी क्राइसिस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हम उसको हर जगह पे इंस्टॉल कर लेंगे, हर इंजन में उसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो कंप्लीटली रिवर्सिबल कोई भी प्रोसेस नहीं, तभी तो एनर्जी खत्म हो रही है। अदरवाइज मैं जितनी एनर्जी कंज्यूम करूंगा वो रिस्टोर हो जाएगी और वो मुझे वापस मिल जाएगी। समझ आ गई बात आपको?
तो रिवर्सिबल प्रोसेस आर आइडियल प्रोसेस एंड दे विल प्रोड्यूस मैक्सिमम वर्क। ये बात आपके आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर जरूरी होगी। तो मैक्सिमम वर्क कौन से प्रोसेस से मिलता है? रिवर्सिबल। अब किसी ने मुझे कहा सर रिवर्सिबल को समझा के दिखाओ एक्सपेरिमेंटली, तो बड़े आराम से समझा देता हूँ। एक्सपेरिमेंटली मैंने आप लोगों के लिए एक पिस्टन ले लिया, एक सिलेंडर, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया। दिस इज ए फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन। ये मजाक की बात होती है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया आपको, क्योंकि आइडियल कंडीशन को समझाने की भी बातें भी आइडियल करनी पड़ती है ना। तो ये आपके पास एक पिस्टन है और यहाँ गैस भरी हुई है। मैंने कहा सर गैस के ऊपर से जो पिस्टन के ऊपर फोर्स लग रहा है वो है पी एक्सटर्नल, और जो अंदर से गैस प्रेशर लगा रही है वो है पी इंटरनल। शुरू के अंदर पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बिल्कुल इक्वल है, तो पिस्टन काम मूव करेगा ऊपर के नीचे, वेरी गुड, इट विल रिटेन ऑन इट्स ओन पोजीशन। नंदनी ध्यान दे दो। तो शुरू के प्रैक्टिकल में मैंने क्या करा कि सर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द पिस्टन एंड द इंटरनल प्रेशर क्रिएटेड बाय द गैस आर एग्जैक्टली सेम, नाउ द पिस्टन विल नॉट मूव। लेकिन अब मैंने क्या करा, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को बहुत कम कर दिया। बहुत कम का मतलब होता है माइन्यूटली और इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। क्या मतलब होता है ये इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज का? हाँ, इनफाइनाइटली मतलब बहुत 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 छोटा चेंज कर दिया। तो छोटा चेंज करने से गैस थोड़ा सा ऊपर की तरफ, हाँ जी, खिसक गई है सब हम। लेकिन ऑब्वियस बात है, अगर मैंने इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज किया है तो अंदर वाला प्रेशर ज्यादा हो गया, आया ना बोलो? तो क्या मैं इसको वापस इसी कंडीशन में ला सकता हूँ? तो जवाब है यस। जब ऊपर कर सकता हूं तो मैं नीचे भी। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूं इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, तो इनफाइनाइट वर्ड जो है वो पॉसिबल है या नहीं है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। इसका मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज पॉसिबल नहीं है, तो रिवर्सिबल चेंज भी पॉसिबल, क्योंकि मैं जब भी चेंज करूंगा वो हमेशा लार्ज होगा, और लार्ज चेंज को वापस उसी पोजीशन में लाना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर कल को मान लीजिए, अब बताओ शाबाश, अगर पीई माइनस जो डीपी मैंने किया है वो इज लेस देन पी आई हो जाए, तो इसका मीनिंग क्या है कि सर ने बोला सर आपने इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज तो कर नहीं सकते, तो मैंने जो चेंज किया वो तो लार्ज चेंज था, तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? बोलो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब वो पिस्टन पे, हाँ जी, क्या लगेगा? प्रेशर, और पिस्टन ऊपर से उड़ जाएगा और गैस सारी बाहर आ जाएगी। क्या आप पकड़ पकड़ के गैस को डाल दोगे वापस? इसका मतलब जनरली तो जितने भी चेंजेस होते हैं वो नॉर्मल चेंजेस होते हैं, और इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस को अकर या हाँ जी करवाना पॉसिबल नहीं होता। इससे पता लगता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो सकते। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल है इस फेवर में कि जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस कैन नॉट बी अकर, ठीक है ना, कंप्लीटली, वो कंप्लीटली हो ही नहीं सकते। तो जब भी मैं चेंज करूंगा वो हमेशा लार्ज चेंज होगा, और लार्ज चेंज को वापस उसी पोजीशन में लाना इम्पॉसिबल है। दैट्स ऑल। यहां तक समझ में आ गया? yes. इसको पढ़ोगे कर जाकर के तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास इंटरनल एनर्जी। क्या चीज होती है, पहले तो इसको बताते हैं ये है क्या चीज। इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कंपटीशन में जाओगे तो शायद ये ई हो जाएगा, मेरे को जो लगता है इंटरनल एनर्जी ई से रिप्रेजेंट होगी, कोई बात नहीं, एक ही बात है। इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है इंटरनल एनर्जी? हाँ, मेरे अंदर की, चलो आप बच्चों के अंदर की इंटरनल एनर्जी है ना। अब फिलहाल कौन सी एनर्जी चल रही है? पढ़ाई करने वाली है ना। घर जाके कौन सी होगी? बांदर बन जाओगे ना, शराब करने वाली, ये सब तो मेरे पास बहुत सारी है। खेलने वाली एनर्जी है ना, लड़ाई करने वाली एनर्जी, ये सब और है ना, मम्मी को प्रचार करने वाली एनर्जी, मोबाइल खेलने वाली एनर्जी, ये वो करके सारी। पर किसी मॉलिक्यूल के लिए बात करें, चलो तो मजाक की बात थी। इंटरनल एनर्जी नाम से पता लग रहा है, द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। इसकी यही डेफिनेशन बनती है। अब मैंने मॉलिक्यूल से पूछ लिया तेरे पास कौन कौन सी एनर्जी है, तो अब देखो जी, यहां पर दिखाता हूं कितनी सारी एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के पास। हाँ जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, मॉलिक्यूल के पास रोटेशनल एनर्जी, ठीक है जी, मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशनल एनर्जी जो ट्रांसमिटेंस के लिए जरूरी होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियस की वजह से न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है जी, उसके अलावा वाइब्रेशनल, रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी, यस और नो, उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी। तो इतनी सारी एनर्जियों के समय और भी बदली होती है। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट
सभी एनर्जीज के एडिशन को हम क्या बोलते हैं? हाँ जी, इंटरनल एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी, ठीक है जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, सब लिखी हुई है डॉट इससे भी ज्यादा लिखी हुई है बोलो, ठीक है। पर आपको इतनी नहीं रटे मारनी, आपको तो मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि मैं तो पंखे के बारे में भी सारी बातें कर लूंगा। पंखे के बाद जब एनर्जी जाएगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर वो घूमेगा, हाँ जी, रोटेशनल एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी, फिर उसके बाद जब हवा देगा तो विंड एनर्जी। पता है क्या विंड एनर्जी होती है? हाँ जी, पवन चक्कियां, हिंदी में सुना होगा वर्ड है ना, विंड मिल्स क्या काम करती हैं? जब वो घूमती हैं तो वो टरबाइन्स को घुमाती हैं, हवा में भी ताकत होती है बिजली पैदा करने की। चलो जी, थैंक यू। तो ये आपके पास हो गया, तो आज के लिए इतना बहुत है। Yes, sir. Tomorrow we will start with the characteristic of energy. Have a nice day. Bye bye.